नमस्कार। आशुतोष सर की क्लास में आपका स्वागत है। यूपीएसआई परीक्षा की तैयारी में सहायक मैं एक वीडियो दे रहा हूँ। इस वीडियो में मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का सरल और आसान हल विस्तार पूर्वक समझाकर दे रहा हूँ। ये सभी प्रश्न यूपीएसआई प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न इस प्रकार से है। एक 8 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचे आयताकार डिब्बे में रखे जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की पेंसिल की लंबाई क्या है? सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रश्न में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, आयताकार डिब्बा। आयताकार डिब्बे का अर्थ होता है घनाभ के आकार का डिब्बा। तो एक घनाभ के आकार का डिब्बा, तो हम लोग एक फिगर बनाते हैं घनाभ का, और इस घनाभ के आकार के डिब्बे की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के आकार के डिब्बे में रखे जा सकने वाली बड़ी से बड़ी आकार की पेंसिल की लंबाई ज्ञात करने को कह रहा है। तो बड़े से बड़े आकार के पेंसिल की जो लंबाई होगी वो घनाभ के विकर्ण के बराबर होगी। यानी किसी भी घनाभ के आकार का कमरा है, उसमें रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े आकार के छड़ की लंबाई, या घनाभ के आकार का बॉक्स है, उसके अंदर रखे जा सकने वाली बड़े से बड़े आकार के पेंसिल की लंबाई घनाभ का विकर्ण होती है। विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं। किसी भी घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हम एल बी एच की वैल्यू को रख करके इसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन को देखने से ये लगता है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं, तो हमारा आंसर जो है वो सर्ड्स यानी करनी के रूप में आएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। एक घनाभ के आकार का आयताकार बॉक्स जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। इसके अंदर रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े आकार का जो पेंसिल होगा उसकी लंबाई घनाभ के विकर्ण के बराबर होगी। यानी ये जो लाल रंग की लकीर दिख रही है ये पेंसिल की लंबाई हो सकती है, और ये पेंसिल की लंबाई घनाभ के विकर्ण के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि आयताकार डिब्बे में रखे जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की पेंसिल की लंबाई आयताकार डिब्बे का विकर्ण होगा।
आयताकार डिब्बा जिसे घनाभ भी कहते हैं। तो घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हम एल बी एच की वैल्यू को रख देंगे। तो अंडर रूट 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36 और 2 का वर्ग 4, जोड़ देंगे 104। 104 नॉन परफेक्ट स्क्वायर अपूर्ण वर्ग है, तो इसका गुणनखंड करेंगे जिसमें से एक फैक्टर बड़े से बड़ा पूर्ण वर्ग हो। तो 4 गुणे 26, 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर 2 अंडर रूट 26 सेंटीमीटर होगा, यानी 8 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े और 2 सेंटीमीटर ऊंचे एक आयताकार डिब्बे में रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की पेंसिल की जो लंबाई होगी वह 2 अंडर रूट 26 सेंटीमीटर होगी। और इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। एक समानांतर चतुर्भुज में संलग्न भुजाओं की लंबाई क्रमशः 11 मीटर एवं 13 मीटर है। यदि एक विकर्ण 16 मीटर है तब दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन चारों कोण 90 डिग्री के नहीं होते। तो एक समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज में संलग्न भुजाएं, तो संलग्न भुजाओं का मतलब होता है सटी हुई भुजाएं। ठीक है, तो ये भुजा और ये भुजा इसकी सटी हुई भुजा होती है। तो समानांतर चतुर्भुज में संलग्न भुजा या सटी हुई भुजा में से एक भुजा जिसे हम ए मान सकते हैं 11 मीटर है, और दूसरी सटी हुई भुजा जिसे हम बी मान सकते हैं 13 मीटर। समानांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते, तो ये दो विकर्ण मान लेते हैं। एक विकर्ण का नाम D1 रख दें और दूसरे विकर्ण का नाम D2 रख दें। तो किसी भी समानांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण और दोनों सटी हुई भुजाओं के बीच में एक संबंध होता है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जहां पर D1 और D2 विकर्ण है और A और B दो सटी हुई भुजाएं। अब अपने प्रश्न में दो सटी हुई भुजाएं दिया है और एक विकर्ण दिया हुआ है 16 मीटर, और हमसे दूसरे विकर्ण को ज्ञात करने की बात कह रहा। तो हम D1, A और B की वैल्यू को रख करके इस समीकरण को हल करेंगे और दूसरे विकर्ण को ज्ञात करेंगे। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज जिसकी दो सटी हुई भुजाएं 11 मीटर और 13 मीटर और दो विकर्ण, पहला विकर्ण 16 मीटर और दूसरा विकर्ण ज्ञात करने की बात कह रहा है। तो हम सब ने अभी थोड़ी देर पहले जाना कि समानांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण
और दोनों सटी हुई भुजाओं में एक संबंध होता है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम लोग इसमें d1 की जगह 16 का वर्ग, a की जगह 11 और b की जगह 13 रख देंगे। 11 का वर्ग 121 और 13 का वर्ग 169। 121 और 169 290 और इसमें 2 का गुणा करेंगे 580। d2 स्क्वायर बराबर 580 माइनस 16 का वर्ग 256 324। तो d2 बराबर क्या होगा? अंडर रूट 324। 324 का वर्गमूल होता है 18। इस प्रकार समानांतर चतुर्भुज की दूसरे विकर्ण की लंबाई 18 मीटर होगी और हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। एक समचतुर्भुज की भुजा और एक विकर्ण क्रमशः 25 मीटर एवं 40 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न में समचतुर्भुज की चर्चा हो रही है। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं, लेकिन चारों कोण 90 डिग्री के नहीं होते। इसके कारण इसके दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम प्रत्येक भुजा को a मान सकते हैं। क्योंकि इसके दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, इसलिए पहले विकर्ण को d1 और दूसरे विकर्ण को d2 मान लेते हैं। समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी को समझते हैं। दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, उस बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनता है। एक शब्द का मैंने प्रयोग किया, समद्विभाजित, यानी एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांट देता है। जैसे d2 d1 को 2 बराबर भागों में बांट देगा और इस तरीके से d1 इस बिंदु पर d2 को 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी को एक बार फिर समझते हैं। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों विकर्ण जो कि बराबर नहीं होते हैं, जिस बिंदु पर एक दूसरे को 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, वहां 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि एक विकर्ण जो है वो 40 मीटर है और एक भुजा 25 मीटर। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, यानी 1/2 गुणे d1 गुणे d2। d1 तो हमें मालूम हो गया, प्रश्न में दिया, और d2 का मान अगर हम निकाल लें तो फिर हम प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो एक भुजा और एक विकर्ण के सहारे हम दूसरा विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे और फिर इन दोनों विकर्ण की सहायता से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, चलिए इसको देखते हैं और प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। समचतुर्भुज जिसकी भुजा 25 मीटर, एक विकर्ण 40 मीटर,
दूसरा विकर्ण, अब मानने की बात होती है, माना कि तुम कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने मान लिया कि विकर्ण 2x है, क्योंकि हमें इसे दो बराबर भागों में बांटना है। तो हम इसे आधा आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, xx। इसलिए हमने शुरू में ही विकर्ण को कितना मान लिया, 2x मान लिया। अब समचतुर्भुज के विकर्ण की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों विकर्ण ए बिंदु पर एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटते हैं, साथ ही 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ए बिंदु पर पहला विकर्ण 40 जो है AC 20 में हो गया, आधा हो गया, और D2 2x माना है, तो इसका आधा AB जो होगा वो कितना होगा, x होगा, और भुजा 25। तो हमें यहां दिख रहा है कि ए बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो त्रिभुज ए, बी और सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग होता है कि 90 डिग्री का कोण बनाने वाली दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, 90 डिग्री का कोण बनाने वाली दोनों भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा, जिसे हाइपोटेनस कर्ण कहते हैं, उसके वर्ग के बराबर होता है। यहां से हम x का मान निकालेंगे और x की वैल्यू को रख करके विकर्ण को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग x² प्लस 20 का वर्ग बराबर तीसरी भुजा BC, जिसे कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस, उसके वर्ग के बराबर होता है। तो 25 का वर्ग 625 और इसमें 20 का वर्ग 400 घटा देंगे 225। तो x बराबर क्या होगा, अंडर रूट 225। 225 का वर्गमूल कितना होगा, 15। और इस प्रकार हमें दूसरा विकर्ण मिल जाएगा 30 मीटर। ठीक है। तो पहला विकर्ण 40 मीटर और दूसरा विकर्ण 30 मीटर। किसी भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, यानी 1/2 गुणे D1 गुणे D2। D1 हमें प्रश्न में मिला था और D2 हमने ज्ञात किया। तो 1/2 गुणे 40 गुणे 30, 2 से काट देंगे 20, और 20 गुणे 30 600 वर्ग मीटर। इस प्रकार समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 600 वर्ग मीटर, और ऑप्शन होगा सी। ,900 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के एक वर्ग के कोनों से 4 समद्विबाहु त्रिभुज काटे जाते हैं। नए छोटे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज को सबसे पहले समझेंगे। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि ये त्रिभुज, अगर इसकी दो भुजाएं बराबर हो जाएं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। और जो तीसरी भुजा होती है ये आधार या बेस कहलाती है। आधार या बेस कहलाती है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज समकोण के आकार का होगा, मेरी बात ध्यान से समझिए,
अगर समद्विबाहु त्रिभुज समकोण के आकार का होगा तो 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजाएं ही बराबर होंगी। अगर समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज के आकार का होगा तो 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, अब हम अपने प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न में कहता है कि एक वर्ग है और इस वर्ग का क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर। तो हम सब जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग 900 वर्ग मीटर। तो इसकी जो भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी? 30 मीटर। अब इसके चारों कोनों से समद्विबाहु त्रिभुज काटे जाते हैं। तो जो समद्विबाहु त्रिभुज कट करके निकलेंगे वो क्या होंगे? समकोण के, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोना 90 डिग्री का होता है। तो प्रत्येक कोने से अगर समद्विबाहु त्रिभुज काट कर निकालेंगे तो हर समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज के आकार का होगा, और समद्विबाहु त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज के आकार का है तो 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजाएं बराबर। इस तरीके से दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज ये पहले वाले समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का ही कटेगा, तो इसकी भी भुजाएं आपस में बराबर। इस प्रकार तीसरा तो 90 डिग्री का कोण, तो इन दोनों की भुजाएं भी आपस में बराबर। ठीक है, तो अगर पूरी भुजा यहां से यहां तक अगर 30 मीटर है तो ये दोनों भुजाएं यहां से बराबर बराबर हैं, यहां से ये और ये बराबर है, तो ये कितना होगा? 15 मीटर। ये कितना होगा? 15 मीटर। इस प्रकार जो है 15-15 मीटर समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं होंगी। ठीक है, अब 15-15 मीटर बराबर भुजाओं वाले समद्विबाहु त्रिभुज को काटकर निकाल दिया गया। तो जब काटकर निकाल दिया गया तो ये त्रिभुज बचेगा, जिसे मैं डबल लाइन कर। तो इस त्रिभुज की जो भुजा होगी जिसे हम x मान लें, तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्या होगा? ये कर्ण। तो अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो फिर हम जो शेष छोटा वर्ग मिलेगा उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है और इसके चार कोनों से चार समद्विबाहु त्रिभुज काटकर निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ABCD वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इससे हम भुजा निकालेंगे। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर, तो इसकी भुजा कितनी होगी? 30 मीटर। ठीक है, तो बड़े वाले वर्ग की भुजा 30 मीटर होगी। इसके चार कोनों से चार समद्विबाहु त्रिभुज काट कर निकालेंगे जो समकोण त्रिभुज के आकार के होंगे। तो जब चार समद्विबाहु त्रिभुज कटकर निकल जाएंगे तो हरे रंग का वर्ग मिलेगा PQRS। तो अगर इसका क्षेत्रफल चाहिए तो इसकी भुजा भी होनी चाहिए, तो हम इसकी भुजा को मान लेते हैं x। तो जो बचा हुआ वर्ग PQRS हरे रंग से है, इसकी भुजा को x मान लेंगे। ठीक है, अब चार कोनों से
जो समद्विबाहु त्रिभुज कटकर निकला वो समकोण, तो इसका मतलब है कि समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं बराबर होंगी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अगर पूरी लंबाई यहां से यहां तक 30 मीटर है, तो दो बराबर भागों में बांटेंगे तो ए क्यू कितना होगा, 15 मीटर, क्यू भी कितना होगा, 15 मीटर। इस तरीके से जो है ये भी बी आर 15 मीटर, आर सी 15 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम 15-15 मीटर पर त्रिभुज को बांट देंगे। 15 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर और 15 मीटर। ठीक है, डीएस भी 15 होगा और सीएस भी 15। ठीक है, आइए अगर हमें वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या निकालना होगा, x, और फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, x स्क्वायर, क्योंकि किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, x स्क्वायर। आइए x की वैल्यू को ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम कोई भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज को कंसिडर कर सकते हैं। जैसे हमने इसको कंसिडर कर लिया, ए क्यू और पी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। इसकी 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं 15-15 मीटर की होंगी, और जो तीसरी भुजा होगी वो नए वर्ग की भुजा होगी। ठीक है ना, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो कर्ण यानी हाइपोटेनस होगा वही नए भुजा का नए वर्ग की भुजा होगी। ठीक है, तो हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम जो है x की वैल्यू को निकालने की कोशिश करें। ठीक है, और हमें x की जगह ज्यादातर हमें अगर x स्क्वायर मिल जाए सीधे सीधे तो फिर हम x क्यों निकालेंगे। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग त्रिभुज ए क्यू और पी पर करें। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का जोड़ कर्ण यानी तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, यानी हमें x स्क्वायर डायरेक्ट मिल रहा है, तो x निकालने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो आइए पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके हम x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग बराबर कर्ण का वर्ग x स्क्वायर। तो 15 का वर्ग 225, 225 450। x नहीं चाहिए क्योंकि हमें भुजा नहीं निकालना है, हमें पी क्यू आर एस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, और किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, जो कि हम निकाल चुके हैं 450। तो अब वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 450, तो सीधे सीधे हम इसकी वैल्यू को यहां पर रख देंगे। तो 900 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग के 4 कोनों से समद्विबाहु त्रिभुज काट कर निकाल दें, तो नए वर्ग पी क्यू आर एस का जो क्षेत्रफल होगा वो 450 वर्ग मीटर, और इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक वर्गाकार पार्क के विकर्ण को 3 मिनट में पार करता है। पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। एक वर्गाकार पार्क है,
और एक व्यक्ति इसके विकर्ण, ये विकर्ण है, डायगोनल, और इस विकर्ण को व्यक्ति 3 मिनट में पार कर जाता है। तो अगर हमें वर्गाकार पार्क का विकर्ण ज्ञात करना है तो 3 मिनट में चली गई दूरी को ज्ञात करना होगा। तो 3 मिनट में व्यक्ति ने कितनी दूरी चली? तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी 3 मिनट में व्यक्ति ने जितनी दूरी चली वो विकर्ण के बराबर है। यानी वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है तो हमें 3 मिनट में चली गई दूरी ज्ञात करनी होगी, जो कि चाल गुणे समय के बराबर है। तो डिस्टेंस, दूरी बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि हम ऑप्शन को देखें तो सारे ऑप्शंस वर्ग मीटर में, यानी चाल को मीटर प्रति सेकंड में और समय को सेकंड में रखकर हल करना होगा। तो चाल होगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा करते हैं तो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। इसके बाद व्यक्ति ने कितना समय लिया? 3 मिनट, और 3 को 60 से गुणा कर देंगे तो सेकंड में बदल जाएगा। इस तरीके से 3 मिनट में व्यक्ति के द्वारा चली गई दूरी ज्ञात हो जाएगी और यह दूरी विकर्ण के बराबर होगी। तो हम विकर्ण निकाल लेंगे। इसके बाद आता है कि पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार पार्क का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है या तो भुजा का वर्ग या विकर्ण मालूम है तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो हमें विकर्ण मालूम हो गया है तो हम डायरेक्ट d² 2 कर देंगे तो हमें एरिया या क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। एक वर्ग और ये इसका विकर्ण। तो व्यक्ति जो है वह 3 मिनट में विकर्ण को पार कर जाता है, यानी 3 मिनट में व्यक्ति के द्वारा चली गई दूरी वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। और जब विकर्ण निकल आएगा तो एरिया बराबर क्या होता है? विकर्ण का वर्ग बटे 2। तो वर्ग का विकर्ण निकालना है तो 3 मिनट में चली गई दूरी को ज्ञात करना होगा। तो वर्ग का विकर्ण बराबर होगा 3 मिनट में चली गई दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो चाल दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। बस हमें करना क्या है कि क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है तो चाल को 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में, और समय मिनट में है तो 60 से गुणा कर देंगे तो सेकंड में बदल जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण बराबर चाल गुणे समय। तो चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में। समय 3 मिनट है, 60 से गुणा करेंगे तो सेकंड में बदल जाएगा। इसके बाद कैलकुलेशन की बारी आती है, तो कैलकुलेशन कर देते हैं। 3 छक 18 और 6 से ये 10 बार, ठीक है। तो 5 चौक 20 गुणे 10 200 मीटर। तो हमें विकर्ण ज्ञात हो गया। अब वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर होगा विकर्ण का वर्ग बटे में 2। तो किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल होता है या तो भुजा का वर्ग या फिर विकर्ण का वर्ग बटे 2। तो हम विकर्ण निकाल चुके हैं, तो विकर्ण से भुजा निकालें फिर एरिया निकालें,
इसकी बजाय हम डायरेक्ट जो है d² 2 कर देंगे। तो d² की जगह 200 गुणे 200 बटे कैंसिल हो गया, तो मिलेगा क्या, 2 गुणे 1 के पीछे 4 जीरो, तो 2 10 का पावर, जितने जीरोज होते हैं उतने पावर लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पार्क का जो क्षेत्रफल होगा 2 गुणे 10 का पावर 4 वर्ग मीटर, और हमारा आंसर होगा सी। एक कमरे में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:4:2 है। यदि एक नए कमरे में लंबाई को 40% से और चौड़ाई को 25% से बढ़ाया जाता है, कमरे के चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल को एक समान रखने हेतु कमरे के आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा। ऑप्शन ए पहले जैसा होगा, ऑप्शन बी 31.25% बढ़ोतरी होगी, ऑप्शन सी 20.25% बढ़ोतरी होगी, ऑप्शन डी 10% बढ़ोतरी होगी। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। एक पुराना कमरा है जिसकी लंबाई को हम लोग मान लेते हैं 5, ठीक है, चौड़ाई को मान लेते हैं 4 और ऊंचाई को मान लेते हैं। अब एक नया कमरा है जिसमें पुरानी लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी जाती है, तो नए कमरे की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 का 140%, ठीक है, 14 पंचे 70, 700 बटे 100 7। नए कमरे की चौड़ाई क्या होगी, पुरानी चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर देंगे, 125 बटे 100, 25 बचे 125, 25 चौक 100, 4 से कट गया तो 5। लेकिन ऊंचाई क्या होगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा, ठीक है। इसके बदले ये कहा गया कि कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल नए और पुराने कमरे का एक बराबर। कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये पुराने कमरे का होगा, और नए कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 2 L2 प्लस B2 इंटू H2। तो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल नए और पुराने दोनों कमरों का बराबर है, ठीक है। तो यहां से हम H2 निकालेंगे, H2 की वैल्यू को रखेंगे, इसके बाद हम पुराना आयतन निकालेंगे, H2 रखने के बाद नया आयतन निकालेंगे और देखेंगे कि कमरे की 4 दीवारों के क्षेत्रफल को स्थिर कर दें अगर नए पुराने कमरे का, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर V2 ज्यादा होगा तो वृद्धि प्रतिशत और कम होगा तो कमी प्रतिशत। तो सब कुछ निर्भर करता है नए कमरे की ऊंचाई, ठीक है। तो इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। पुराने कमरे की लंबाई 5, चौड़ाई 4, ऊंचाई 2। नए कमरे की लंबाई, पुराने कमरे की लंबाई में 40% की वृद्धि, 140%, 7। नए कमरे की चौड़ाई,
पुराने कमरे की चौड़ाई में 25% की वृद्धि, 125% 5। और ऊंचाई, तो ऊंचाई ज्ञात हो जाए तो हम ये बता सकते हैं कि नए और पुराने कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल को स्थिर रखने में आयतन को कितना बढ़ना होगा या घटना होगा। ठीक है ना। तो इसके वास्ते जो है हमें एक डेटा दिया गया है, और वो डेटा क्या है कि पुराने और नए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल समान है। अतः पुराने कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2L1 + B1 × H1 और नए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2L2 + B2 × H2। ये तो 2 रहेगा। L1 + B1 5 4 9 × H2 2 2 × L2 + B2 7 5 12 × H2। तो यहां से हम H2 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। और H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.5। अब हम दो आयतन निकालेंगे, एक नया आयतन और एक पुराना आयतन। तो पुराना आयतन क्या होगा? 5 × 4 × 2। और नया आयतन क्या होगा? नया लंबाई, नया चौड़ाई और नई ऊंचाई। ठीक है। 7 × 5 × 1.5। अगर ये बड़ा होगा तो वृद्धि होगा, छोटा होगा तो कमी। तो कमरे की पुराना आयतन 40, नए कमरे का आयतन या नया आयतन कहें तो 52.5। तो पुराने आयतन की तुलना में नए आयतन में वृद्धि हो रही है, और यह वृद्धि कितनी है? 12.5। यानी कमरे की चारों दीवारों को एक समान रखने के लिए हमें आयतन में 12.5, चूंकि यूनिट नहीं दिया है, अगर मीटर होता तो कहते कि 12.5 घन मीटर की वृद्धि हुई। ठीक है ना। तो अब वृद्धि प्रतिशत निकालते हैं। तो वृद्धि प्रतिशत हमेशा पुराने पर कैलकुलेट करते हैं, यानी आयतन में वृद्धि कितने घन मीटर की हुई, क्योंकि मीटर वगैरह कुछ दिया नहीं है, लेकिन मान लें तो आयतन में वृद्धि की 12.5 घन मीटर मान सकते हैं, × 100 बटे पुराना आयतन। हमेशा जो है वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत की गणना पुराने वैल्यू पर करते हैं। इस तरीके से आयतन में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करते हैं। तो कमरे के आयतन में वृद्धि, तो नए आयतन में पुराने आयतन को घटाएंगे 12.5, तो आयतन में वृद्धि × 100 बटे पुराना आयतन 31.25%। यानी कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल को एक समान करने हेतु कमरे के मूल आयतन में 31.25% की बढ़ोतरी करनी होगी। और इस प्रकार हमारा आंसर होगा बी। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है तथा इसका क्षेत्रफल 6750 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया है, तो मान लेते हैं लंबाई 5x और चौड़ाई 6x। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? 5x × 6x, 5 × 30,
एक्स स्क्वायर। ठीक है, कहता क्या है कि लंबाई और एरिया में रेशियो बताइए, क्षेत्रफल बताइए, अनुपात बताइए। तो लंबाई 5x और एरिया 30x स्क्वायर, 5×30 और x से कैंसिल। यानी कहने का मतलब हो गया कि लंबाई और क्षेत्रफल के बीच अनुपात होगा 1:6x। तो x की वैल्यू ज्ञात हो जाए तो फिर हम लंबाई और क्षेत्रफल के बीच में अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सवाल को हल करना शुरू करते हैं। लंबाई को 5x, चौड़ाई को 6x। तो क्षेत्रफल होता है आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई 30x स्क्वायर। प्रश्न में आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 6750। तो 30x स्क्वायर 6750 से बराबर कर देंगे। इसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी। अब सवाल हमसे कहता है कि लंबाई और आयत के क्षेत्रफल के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लंबाई 5x और क्षेत्रफल 30x स्क्वायर। तो x से कैंसिल हो गया पावर और 5×30 1/6x। x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 15, यहां पर रख देंगे तो 1/6 गुणे 15, 15 छके 90। यानी लंबाई और क्षेत्रफल में जो रेशियो आएगा वो 1:90। तो आयत की लंबाई और क्षेत्रफल के बीच अनुपात 1:90 और इस प्रकार हमारा आंसर होगा बी। एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल एक ऐसे समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और इसकी समानांतर भुजाओं की लंबाई 37 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r मान लेते हैं। इस वृत्त का क्षेत्रफल एक समलंब चतुर्भुज जिसे इंग्लिश में ट्रॉपिज्म कहते हैं उसके क्षेत्रफल के बराबर है। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की दो भुजाएं समानांतर होती हैं और शेष दो भुजाएं असमानांतर होती हैं। तो ऐसे चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समानांतर हो और दो भुजाएं असमानांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाती है। तो प्रश्न कहता है कि वृत्त का क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या है, बराबर है। समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं में से एक भुजा को a मान लेते हैं 37 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा को b मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर और इसके बीच की जो दूरी होती है समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी, इसको हम ऊंचाई भी कह सकते हैं 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आमने सामने
कि समानांतर भुजाओं का योगफल गुणे उनके बीच की दूरी। तो यहाँ a मालूम है, b मालूम है, h मालूम है, तो यहां से हम r निकालेंगे और यही वृत्त की त्रिज्या होगी। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r मान लेते हैं, एक समलंब चतुर्भुज जिसकी समानांतर भुजाएं 37 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर ऊंचाई मान लेते हैं। तो वृत्त और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है, ऐसा प्रश्न कहता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योगफल गुणे उनके बीच की दूरी या ऊंचाई। अब हम लोग a, b और h की वैल्यू को रख देंगे। तो ध्यान से देखिए, तो 77 और 40 a प्लस b, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 37 और 40, ये कितना हो जाएगा 77, 1/2 नीचे हो जाएगा, h का मान 4 हो जाएगा और पाई का मान 22/7 जो कि ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 11 सते 77, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, तो 7 सते 49। तो r बराबर कितना, √49 जो कि 7 के बराबर। इस प्रकार वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर प्राप्त होगी और हमारा आंसर होगा ए। एक समकोण त्रिभुज को उसके कर्ण के आसपास गुणन करने पर प्राप्त आकृति के परिमाण का पता लगाएं, यह मानते हुए कि त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 7 मीटर और 24 मीटर है। आइए सबसे पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजाओं में से एक आधार बन जाती है और दूसरी ऊंचाई। किसी को भी आधार और किसी को भी ऊंचाई कह सकते हैं। ठीक है, जैसे इसे हम 24 मीटर कहते हैं, बड़ा है, और ये 7 मीटर। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज, इसका नाम रखते हैं ABC, जहां पर AB हमारा जो है वो आपका ऊंचाई हो गया और BC क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजाओं में से किसी को आधार किसी को ऊंचाई कह सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो तीसरी भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो कहता है कि समकोण त्रिभुज को उसके कर्ण के आसपास यानी अगल बगल चारों तरफ घुमाते हैं, तो जो आकृति बनती है उसका परिमाण यानी आयतन ज्ञात कीजिए। तो किसी भी समकोण त्रिभुज को उसके कर्ण के परितः चारों तरफ घुमाते हैं तो दो शंकु का निर्माण होता है। जैसे कि हम इसको चारों तरफ घुमाएंगे तो दो शंकु का निर्माण, ठीक है, वो इस तरीके से ABC
और आप इसे जो है डी मान लें और इसे E मान लें। तो दो शंकु बन गया, ए बी और ई, और दूसरा शंकु क्या बन गया, सी बी और ई। तो दोनों शंकु के आयतन का योगफल निकालना। हम देख रहे हैं कि दोनों शंकु का बेस एक है, यानी त्रिज्या एक होगा, और ऊंचाई क्या होगा, h1 और h2। ठीक है, तो अगर हम शंकु ए बी ई का आयतन की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h1, और नीचे वाले शंकु सी बी ई की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h2। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो h1 प्लस h2। तो आप देख रहे हैं कि h1 प्लस h2 जो है ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज का कर्ण AC बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज का पहले कर्ण निकाल लें तो h1 प्लस h2 कर्ण मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये BD जो कि त्रिज्या बनेगी, इसको निकाल लें। तो BD त्रिज्या और AC कर्ण अगर ये निकाल लेते हैं तो इसको इसमें रख देंगे, तो दोनों शंकु के आयतन का योगफल ज्ञात हो जाएगा। चारों ऑप्शन को देखिए तो पाई के मान को जस का तस रहने दिया है, यानी पाई के मान को हम 22/7 नहीं करेंगे। तो पहला काम होगा कि हमें AC कर्ण निकालना होगा, दूसरा हमें BD निकालना। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC जिसमें 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजा AB और BC 24 मीटर और 7 मीटर, और कर्ण क्या होगा, AC। तो सबसे पहले हम लोग कर्ण निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण AC स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर होता है 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का। तो कर्ण AC बराबर क्या होगा, √24 का वर्ग प्लस 7 का। तो कर्ण निकाल आएगा। हाइपोटेनस, तो सबसे पहले हाइपोटेनस निकाल लिया जाए। तो कर्ण AC बराबर √24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। 24 का वर्ग 576 और 7 का वर्ग 49, 625, और 625 का वर्गमूल 25। यानी हमें जो हाइपोटेनस मिला वो कितना मिला, 25 मीटर। तो एक सफलता हमको यहां पर मिल गई h1 प्लस h2 के रूप में, कर्ण मिल गए तो 25 मीटर। अब हम यहां पर एक कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करें। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री का कोण बनाने वाली कोई भी भुजा आधार और कोई भी भुजा ऊंचाई होगी। जैसे प्रश्न में ये ऊंचाई और ये आधार है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे 24 गुणे 7। हम सब जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तो 3 शीर्ष या ऊंचाई भी होती है। ठीक है, तो निश्चित रूप से अगर हम B से कर्ण AC पर एक परपेंडिकुलर खींच दें BD 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो ये भी ऊंचाई ही हो। और इस तरीके से जो है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा
1/2 गुणे आधार 25 गुणे ऊंचाई BD। चूंकि त्रिभुज एक ही है तो हम ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों ही आपस में बराबर हो जाएंगे और यहां से हम BD का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हम B से कर्ण AC पर एक परपेंडिकुलर खींचते हैं BD। ठीक है, तो एरिया जब हम आधार 25 और ऊंचाई BD मानेंगे तो कितना होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब उसी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जब हम आधार और ऊंचाई 24 और 7 मानेंगे, 1/2 गुणे 24 गुणे 7, तो 1/2 कैंसिल होगा और BD का मान कितना होगा, 24 गुणे 7/25। कटने वाला तो है नहीं, ऐसे ही छोड़ देते। ठीक है, तो हमने शुरुआत में हमने दो लॉजिक बताई थी कि जो कर्ण होगा वो क्या बन जाएगा, H1 प्लस H2, दोनों शंकु की ऊंचाई का जोड़, और ये BD क्या बन जाएगा, दोनों शंकु की आधार त्रिज्या। क्योंकि जब हम इसे कर्ण के परितः घुमाएंगे तो दो शंकु बनेगा इस तरीके से। तो ये जो BD है ये रेडियस का काम करना शुरू कर देगी और AD H1 और CD H2, तो कर्ण 25 के बराबर। तो प्रश्न के हिसाब से हम शंकु को उसके कर्ण AC के परितः चारों तरफ घुमाते हैं तो हमें दो शंकु प्राप्त होता है और पहला शंकु ABE और दूसरा शंकु CBE। दोनों शंकु की आधार त्रिज्या एक ही होगी R। ऊपर वाले शंकु की ऊंचाई H1 और नीचे वाले शंकु की ऊंचाई H2। किसी भी शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक है, तो ऊपर वाले शंकु और नीचे वाले शंकु के आयतन का योगफल ही परिमाण कहलाएगा। तो दोनों शंकु के आयतन का योगफल, कुल आयतन 1/3 पाई R H1, 1/3 पाई R H2। दोनों ही R बराबर है क्योंकि एक ही बेस पर स्थित है। अब हम लोग 1/3 पाई R स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, H1 प्लस H2। पीछे हम लोगों ने H1 प्लस H2 जिसे कर्ण के नाम से पुकारा तो ये कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, और ये BD निकाले हैं जिसे अब हम क्या कह रहे हैं, त्रिज्या कह रहे हैं। तो BD यानी त्रिज्या 24 गुणे 7/25। तो R की जगह हम 24 गुणे 7/25 रखेंगे और इसका वर्ग कर देंगे और H1 प्लस H2 की जगह हम कर्ण का मान 25 रख देंगे। एकदम आसानी से करते जाइए, आपका जवाब बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 पाई और R स्क्वायर है तो दो बार 24 गुणे 7/25, 24 गुणे 7/25 और H1 प्लस H2 की जगह 25। तो इस 25 से एक 25 कट गया और तीनों 8 24। तो 8 गुणे 7 गुणे 24 गुणे 7 होगा 9408/25 और पाई को डिस्टर्ब नहीं करना जैसा ऑप्शन में दिखा हुआ है तो पाई। तो इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज को जब उसके कर्ण के परितः हम चारों तरफ घुमाएंगे तो दो शंकु का निर्माण होगा और दोनों शंकु की आधार त्रिज्या एक ही होगी और ऊंचाई संपूर्ण त्रिभुज का कर्ण। ये कंसेप्ट है और इस तरीके से समकोण त्रिभुज को उसके कर्ण के परितः घुमाने से जो आकृति बनी यानी दो शंकु बनना, उसके आयतन का योगफल कुल परिमाण होगा और उस परिमाण का मान क्या होगा,
9408/25 पाई घन मीटर। और इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वह सी होगा। एक त्रिकोण में एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 1 सेंटीमीटर है। यदि त्रिकोण की परिधि 90 सेंटीमीटर है तो उसके क्षेत्रफल का पता लगाएं। आइए सबसे पहले हम दिए गए प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 9 सेंटीमीटर है। दो अन्य भुजाएं मालूम नहीं, ए और बी मान लें। तो कहता क्या है कि अन्य दो भुजाएं जो मालूम नहीं है उनके बीच में अंतर जो है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। और त्रिकोण की परिधि, परिधि का मतलब क्या होता है, किसी भी 2D आकृति की, 2 डायमेंशनल फिगर आकृति की परिधि होती है बाहरी सीमा की लंबाई। किसी भी त्रिभुज की परिधि होती है तीनों भुजाओं का योगफल। तो a + b + 9 = 90। तो a + b बराबर कितना होगा, 81। तो a + b बराबर कितना हो गया, 81। a - b बराबर 1। तो हम यहां से a और b अन्य दो भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। 82, a का मान 41 और b का मान 40। अब a, b और 9 सेंटीमीटर, इन तीनों भुजाओं की सहायता से किस प्रकार हम इस त्रिकोण या त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। तो चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। त्रिभुज ABC जिसमें एक भुजा 9 सेंटीमीटर, अन्य दो भुजाएं A और B। तो प्रश्न के अनुसार त्रिभुज का परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग 90, a + b 81, दोनों भुजाएं जो ज्ञात नहीं है अन्य भुजाएं उनके बीच अंतर 1। तो a + b, a - b की सहायता से हम लोग a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो a का मान 41 और b का मान 40। अब यहां पर थोड़ा सा ठहरना। अब तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई हैं, त्रिभुज मालूम नहीं है कौन सा है। तो ज्यादातर बच्चे हेरोन फॉर्मूले की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और उसमें एरिया क्या होता है, √S, S - a, S - b और S - c, जहां पर S होता है सेमी पेरीमीटर यानी तीनों भुजाओं का जोड़ बटे अर्ध परिमिति। ऐसा करने पर सवाल जटिल हो जाएगा, आंसर आएगा लेकिन टाइम लेकर आएगा। तो मैं यहां पर एक सलाह दूंगा कि एक चेक कर लीजिए कि क्या ये तीनों भुजाएं पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट करती हैं या नहीं। अगर पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट करती हैं तो ये समकोण त्रिभुज होगा और 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजाओं का गुणे करके 1/2 कर देंगे तो आसानी से क्षेत्रफल निकल आएगा। तो तीन भुजाओं पाइथागोरस थ्योरम पर कैसे संतुष्ट कराते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले
तीनों भुजाओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखते हैं, 9, 40 और 41। फिर इनका वर्ग करते हैं। ठीक है, तो 9 का वर्ग 81, 40 का वर्ग 1600, तो 1681, और 41 का वर्ग भी होता है 1681, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पाइथागोरस थ्योरम यहां संतुष्ट हो गया कि दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, और इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, और अन्य दो भुजाएं 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजाएं बन जाएंगी, 9 और 40। तो ये सिद्ध हो गया कि दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजाएं। तो कितना हो जाएगा, 180 वर्ग सेंटीमीटर। तो हेरोन फॉर्मूले से बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसे पाइथागोरस थ्योरम पर संतुष्ट कराने की कोशिश करते हैं। तो 40 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग बराबर सबसे बड़ी भुजा 41 का वर्ग, तो 1681 LHS और 1681 RHS। तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो गया। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी और बाकी दोनों भुजाएं 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजाएं बन जाएंगी। ठीक है, अतः दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण ही होती है, और बाकी दोनों भुजाएं 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजाएं होती है। तो ये कितना हो जाएगा, 40 और ये 41। ठीक है, तो निश्चित रूप से जो है किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे 90 डिग्री का कोण बनाने वाली भुजाएं। तो 180 वर्ग यहां पर होना चाहिए वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो इस प्रकार होगा, 180 वर्ग सेंटीमीटर, और ऑप्शन होगा डी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेंसुरेशन पार्ट 3 नाम से मेरी अगली वीडियो को अवश्य देखिएगा। आशुतोष सर की क्लास आपके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।